नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चैलेंजर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज चला रहे थे, तो दोस्तों उसी सीरीज में से आज हम एक और क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो कि तिरुवनंतपुरम का है। दोस्तों ये क्वेश्चन सीरीज जो है ए है और इसके एग्जाम की डेट जो थी दोस्तों वो थी 10/12/2017 और टेक्नीशियन भी फिटर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो टाइमिंग दी हुई थी 2 घंटे की थी और टोटल क्वेश्चन जो है दोस्तों 80 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 4 नंबरों का है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक फाइल में बिना दांत के विस्तृत भाग को डैश डैश कहते हैं, टिप, कोर, टैंग या हील। तो दोस्तों जो फाइल हमारी होती है बिना दांत के विस्तृत भाग को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे तीथे होती हैं, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ए भाग जो होता है यहीं पे तीथ नहीं कटा होता। दोस्तों ए क्या होता है, टैंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया टैंग है। ठीक है, ये फेस है दोस्तों, ये टिप माना जाता है, टिप या पॉइंट। और दोस्तों ये हमारा शोल्डर होता है। दोस्तों ये भाग जो है यहाँ पे जो भाग दिखा रहा हूँ ये भाग हमारा हील कहलाता है। तो दोस्तों हील में जो है इसमें दांतें नहीं कटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट माना जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंगल कट फाइल में दंत एवं केंद्र लाइन के बीच का कोण डैश डैश होता है। दोस्तों सिंगल कट फाइल में जैसे फाइल थी तो इस सिंगल कट जिसमें दांते कटे होते हैं दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी एक सेंटर लाइन ले लो तो इसके बीच का जो एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक का इस तो ये 60 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजपकड़ फाइल का आकार डैश डैश होता है। तो दोस्तों राजपकड़ जो फाइल होती है इसका आकार कैसा होता है, हाफ राउंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यही करेक्ट माना जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुके हैं लगभग। इसरो जैसा कि आप जानते हैं 75% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पिछले जो सीरीज कर आए हैं उसमें थे। तो दोस्तों हम इसके आंसर बताते चले जाएंगे, सारे ऑप्शन पढ़ने इसमें टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, मशीनीकृत या फाइल की हुई सतह की वर्गाकृत की जाँच करने के लिए प्रयुक्त यथार्थता उपकरण डैश डैश है। दोस्तों तो वहाँ पे हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकित लाइन के साथ सुविधाजनक अंतरालों में छिद्रित चिन्ह लगाते हुए। ठीक है दोस्तों, परमानेंट मार्क बाई प्लेसिंग पंच एट कन्वेंस इंटरवल्स अलोंग ए मार्क लाइन एज नो एज। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है तो कौन सा परमानेंट जो मार्क लगाया जाता है, जो हमारी परमानेंट लाइन होती है। ठीक है, परमानेंट मार्क लगाने के लिए जो अंकित लाइन होती है हमारी, कौन सा मार्क लगाया जाता है तो उसे किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उसे हम किस नाम से जानते हैं आप लोगों को जैसा पता भी होगा, जो विटनेस या साक्षी मार्क के लिए हम कौन सा पंच का यूज़ करते हैं, डॉट पंच का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो मार्क लगता है वो विटनेस मार्क होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट माना जाएगा, साक्षी निशान चिन्ह। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, साधारण ड्रिलिंग कार्य के लिए डैश डैश प्रकार के ड्रिल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों साधारण के लिए जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि कौन से ड्रिल का यूज किस काम के लिए होता है। तो यहाँ पे साधारण ड्रिलिंग के लिए डैश डैश प्रकार का ड्रिल यूज किया जाता है। तो दोस्तों पहला क्या होता है हमारा, एस टाइप, एन और एच। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी आप जान सकते हो, कोई भी ऊपर नीचे कर लो। जैसे एस है हमारा सॉफ्ट मटेरियल के लिए और एन क्या है दोस्तों, नॉर्मल साधारण के लिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एच जो है हार्ड मटेरियल के लिए। दोस्तों यहाँ साधारण की बात कर रहा है तो नॉर्मल साइज मतलब एन टाइप की ड्रिल जो होगी उसका यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है समलंब चूड़ी में पार्श्व के बीच का कोण डैश डैश होता है। ट्रेपेजोइडल थ्रेड में कौन सा एंगल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका दोस्तों जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले से ड्रिल किए हुए छिद्र को मल्टी पॉइंट कर्तन औजार का प्रयोग करते हुए यथार्थ आकार में बड़ा करने की प्रक्रिया को डैश डैश कहते हैं। तो दोस्तों वहाँ वो प्रक्रिया कौन सी होती है, हमारी रीमिंग प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले से कोई ड्रिल किया गया है उसे मल्टी पॉइंट कर्तन औजार से यथार्थ मतलब कि शुद्ध रूप में आकार देने और फिनिश करने की प्रक्रिया हम किससे करते हैं दोस्तों, तो रीमिंग द्वारा करते हैं, रीमर द्वारा रीमिंग ऑपरेशन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि मृद इस्पात का घनत्व 7.8 ग्राम सीसी है। ठीक है दोस्तों सीसी का मतलब क्या होता है इसे जान लो आप, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये पूछ रहा है तो 1000 मिलीमीटर पाउंड चौड़े एवं 1
मिलीमीटर मोटाई के मृदु शीट का द्रव्यमान प्रति मीटर कितना होगा। दोस्तों 1000 मिलीमीटर चौड़ा 1 मिलीमीटर मोटाई के साथ पूछ रहा है 7.8 ग्राम प्रति सीसी है मृदु इस्पात का, ठीक है। घनत्व तो दोस्तों इसका वजन कितना होगा। दोस्तों जनरल सी बातें हैं, सबको पता है, इसी से हम निकालते ही हैं। तो इसका जो हमारा घनत्व होता है 1000 मिलीमीटर चौड़े 1 मिलीमीटर मोटाई की शीट का घनत्व जो होता है वो 7.8 kg होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर दोस्तों एक छिद्र के डैश डैश की जांच करने के लिए नो गो प्लग गेज प्रमापी का उपयोग किया जाता है। तो कौन से छिद्र की जांच करने के लिए नो गो, जैसे दोस्तों ये हमारा होल है, तो यहाँ पे हम कौन सा प्लग गेज यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा एक प्लग गेज ए होगा, दूसरा तरफ ए होगा, ठीक है दोस्तों। या कभी कभी प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है, दोनों गेज एक ही तरफ होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पूछ रहा है कि नो गो प्लग गेज इज यूज टू चेक द डैश डैश ऑफ ए होल। तो दोस्तों होल के कौन से स्तर को, कौन से लिमिट को जांच करने के लिए नो गेज सिरे का यूज किया जाता है। तो दोस्तों होता है हमारा अपर लिमिट को, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर कहीं ए शाफ्ट के लिए होता, ठीक है, शाफ्ट कोई है दोस्तों, ठीक है, कोई शाफ्ट है, इसके लिए दोस्तों अगर रिंग गेज का यूज होता तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता, नो गो सिरा जो होता है नो गो। तो दोस्तों नो गो जो होता है निचले स्तर के लिए, ठीक है, रिंग गेज में दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लग गेज की बात कर रहा है तो ऊपरी सिरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डाई स्टील की घिसाई के लिए किस अपघर्षी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सिलिका, बी है सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड, ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड, फिर ग्रेन सिलिकॉन कार्बाइड। दोस्तों यहाँ क्या बोला, डाई स्टील की घिसाई के लिए। तो दोस्तों डाई स्टील की जो घिसाई के लिए होती है हम हमेशा वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर्षण व्हेल में ग्रेड किसे सूचित करता है। ग्रेड की बात कर रहा है दोस्तों, घर्षण व्हेल में ग्रेड किसे सूचित करता है। दोस्तों ग्रेड हमारा जो होता है वो कठोरता को सूचित करता है दोस्तों। ग्रेड जो होता है बांड पे निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक पदार्थ की तन वायर में बदल सकने की क्षमता को डैश डैश कहते हैं। दोस्तों ये बोला है एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ड्रा आउट इन थिन वायर। तो दोस्तों तो कौन सी मतलब गुण होती है, कौन सी क्षमता होती है जिससे हम किसी एक पदार्थ को तन वायर में बदल सकें, मतलब मुलायम वायर में तार में बदल सके। तो वह कौन सी क्षमता होती है वो दोस्तों, उस क्षमता क्या होती है सभी को पता है, पहले भी बता चुका हूँ, डक्टिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर माइक्रोमीटर की यथार्थता। दोस्तों यहाँ पे वर्नियर माइक्रोमीटर की बात, माइक्रोमीटर की आपको पता है 0.01, और तो दोस्तों वर्नियर माइक्रोमीटर क्या हो जाएगा 001 हो जाएगा, ठीक है, 0.001। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों, इसमें देखो 14 में ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व सॉकेट में डैश डैश होते हैं। दोस्तों जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका वाल्व सॉकेट में डैश डैश होते हैं। वामावर्त चूड़ी, दक्षिणावर्त चूड़ी, बहुप्रारंभ चूड़ी, बहुप्रारंभ दक्षिणावर्त चूड़ी। मतलब बहुप्रारंभ वामावर्त चूड़ी मल्टी स्टार्ट लेफ्ट हैंड थ्रेड या मल्टी स्टार्ट राइट हैंड थ्रेड, या है लेफ्ट हैंड थ्रेड या राइट हैंड थ्रेड। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही माना जाएगा, इसमें होता है राइट हैंड थ्रेड होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाला संयोग सबसे अधिक तापमान देता है। दोस्तों ये जो ज्वाला है जिससे हम बिल्डिंग करते हैं, तो इसमें जो 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 दोस्तों जो फ्लेम निकलती है कौन सी मतलब सबसे अधिक तापमान पैदा करती है। पहले है ऑक्सी एलपीजी, फिर है ऑक्सी हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सी गोल गैस, फिर ऑक्सी एसिटिलीन। तो दोस्तों इसमें जो है ऑक्सी एसिटिलीन जो होती है ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यही सही माना जाएगा, इसकी ज्वाला सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगलन बिल्डन का उदाहरण है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल नॉन फ्यूजन बिल्डिंग। वो कौन सी बिल्डिंग है जो नॉन फ्यूजन बिल्डिंग होती है, जिसका मतलब कि मटेरियल जो होता है वह है जिसको दो पार्टों को जोड़ा जाता है जिसमें वो फ्यूजन गलती नहीं है। दोस्तों गैस बिल्डिंग है, इसमें उसके बाद ब्रेजिंग है, आर्क बिल्डिंग है, टिक बिल्डिंग है। दोस्तों जो ब्रेजिंग होता है इसमें हम हमारा जो भी पार्ट जोड़ते हैं, मान लो दोस्तों ब्रेजिंग में हम अक्सर टिप वगैरह की ब्रेजिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे और एक चीज़ होता क्या दोस्तों सबको पता है सोल्डरिंग, तो यहाँ पे भी केवल वही गलता है जो हम
सोल्डर यूज करते हैं। तो इसमें भी जो ब्रेज मटेरियल होता है वो गलता है, ना कि जिन जैसे टूल है, टूल की सैंक में बिट को जोड़ना है तो ना बिट गलेगी ना सैंक जड़ेगी, केवल हमारा ब्रेजिंग मटेरियल जो है कापर ब्रेजिंग होगी, तो वही कापर हमारा जो है या जो भी ब्रेजिंग मटेरियल सोल्डर मटेरियल होगा वही गलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क नहीं है। दोस्तों इसमें पूछा है लौह अयस्क कौन सा नहीं है। हेमेटाइट दोस्तों ए है, मैग्नेटाइट ए भी है, कार्बोनेट भी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है सीमेंटाइड ए लौह अयस्क नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक क्या है सीमेंटाइड, लौह की एक अवस्था है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट में जो आती है, हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसमें एक अवस्था हमारी सीमेंटाइड भी होती है। तो दोस्तों वही एक अवस्था है सीमेंटाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ढलवा लोहे में मौजूद कार्बन कण की मात्रा डैश डैश है। दोस्तों पूछ रहा है कास्ट आयरन जो होता है उसमें कार्बन की रेंज कितनी होती है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 से 4% ही कार्बन कास्ट आयरन में पाया जाता है। बाकी जो है दोस्तों सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश डैश पर सादा कार्बन स्टील में अधिकतम बल होता है। दोस्तों ये पूछ रहा है किसमें, कौन से सादा कार्बन स्टील में अधिकतम बल होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया था स्टील की 3 अवस्थाएं। ठीक है, जो दोस्तों पीएल लाइट होता है या तो आप जिसमें 0.8% कार्बन होता है। ठीक है दोस्तों, और इसे हम बोलते हैं, पहला हमारा क्या बताए थे दोस्तों, हाइपो यूटेक्टाइड, फिर दोस्तों है यूटेक्टाइड, फिर दोस्तों उसके बाद है दोस्तों हाइपर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हाइपो में इसमें होता है 0.8% से कम कार्बन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, इसमें कार्बन की कंटेस्ट जो है कम होती है, मात्रा कम होती है। फिर है दोस्तों 0.8% ठीक, दोस्तों इसे पीएल लाइट भी बोला जाता है और इसे यूटेक्टाइड स्टील बोला जाता है। तो इसकी मतलब स्ट्रेंथ जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद होता है 0.8% से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 0.8% जो कार्बन होता है इसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, समन ऑस्टेनाइट को डैश डैश में परिवर्तित करता है। क्विंचिन ट्रांसफर ऑस्टेनाइट टू। तो दोस्तों क्विंचिन से ऑस्टेनाइट किस में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए है फेराइट, और दोस्तों उसके बाद है सीमेंटाइट, फिर है मार्टेनसाइट, पीएल लाइट। तो दोस्तों ऑस्टेनाइट से हमारा जो स्ट्रक्चर क्विंचिन जब करते हैं ऑस्टेनाइट से तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में हल्दी का उपयोग डैश डैश के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारी तप्त धातु का कर्तन के लिए, तप्त धातु संयोजन के लिए, हार्ड मटेरियल मेटल स्विंग हार्ड मेटल, फिर बेंडिंग हार्ड मेटल और अपसेटिंग हार्ड मेटल। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, फोर्जन में हल्दी का प्रयोग भारी तप्त धातु का कर्तन के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यही करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, इसमें बोला है फोर्जा चक्र में कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए प्रयुक्त उपकरण डैश डैश है। दोस्तों जो फोर्जा चक्र होता है उसमें कार्य को हम सेंटर किसके माध्यम से करते हैं। ठीक है, जो वर्कपीस होता है तो दोस्तों उसे हम क्या करते हैं, आप देखे होंगे यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, इसमें ऑप्शन में है नहीं। फिर यह होता है हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज़ करते हैं विथ क्या दोस्तों, चुंबकीय बेस के साथ। ठीक है, मैग्नेटिक बेस जो होता है उसके साथ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यही सही माना जाएगा, चुंबकीय आधार के साथ डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है लेथ में टेपर के वर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। कंपाउंड स्लाइड है दोस्तों, फिर ऑप्शन नंबर बी है टेलस्टाक ऑफसेट, फार्म टूल विद। तो दोस्तों पूछ रहा है लेथ में टेपर वर्तन के लिए, मतलब टेपर टर्निंग के लिए लेथ में कौन सा माध्यम जो है इसका यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों कंपाउंड स्लाइड से भी टेपर कटता है लेथ पे, टेलस्टाक ऑफसेट से भी कटता है, फार्म टूल विद से कटता है, ट्राप स्लाइड रोटेशन से टेपर नहीं कटता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका सही बताया गया है। दोस्तों वैसे टॉप स्लाइड जो होती है तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर कंपाउंड स्लाइड दिया है तो टॉप स्लाइड ही सही माना जाएगा। ठीक है, इसी माध्यम से नहीं काटा जाएगा। ठीक है, वैसे टॉप स्लाइड जो होती है कंपाउंड स्लाइड को के पास ही होती है, तो एक प्रकार से कंपाउंड स्लाइड अगर घुमा दी टॉप स्लाइड का मतलब ही खत्म हो गया। तो वैसे ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 25 है, परंपरागत लेथ में टूल पोस्ट सीधा डैश डैश पर आरोपित किया जाता है। दोस्तों बोला गया है कन्वेंशनल लेथ टूल पोस्ट इज माउंटेड डायरेक्टली ऑन। तो दोस्तों पूछ रहा है टूल पोस्ट को हम डायरेक्ट किस पे माउंट करते हैं। तो दोस्तों टॉप स्लाइड पे ही टूल पोस्ट जो हमारा लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यही सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है,
दोस्तों यहाँ पूछा है कि अंक सूची में डैश डैश है, -10, -6, -2। दोस्तों इसमें अंतर देखो आप कितने का है। दोस्तों इस सब में देखोगे तो +4 ऐड किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। 10 में से -10 में +4 करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, -6 आ जाएगा। फिर -6 में +4 करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो दोस्तों कितना घट बढ़ रहा है सब में, +4, ठीक है दोस्तों। सब में जो अंक की सूची है, अंक की सूची की बात कर रहा है, ठीक है। तो +4 की हो रही, तो +4 कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यही करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है, दोनों वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। दोस्तों इसमें बोला है कोई एक वस्तु है, उस पर 15% की छूट दी गई है, दूसरी वस्तु पे 20% छूट दी गई है। दोस्तों इसे ऑप्शन से आप सॉल्व कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। सी 15% की छूट दूसरी वस्तु पे 20% की छूट के बराबर, ठीक है दोस्तों। 80 गुणे 15/100, ठीक है दोस्तों। तो 80 का 15% दोस्तों कितना हुआ, इसे हम 5 से करेंगे, 25 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। फिर 80 है, 80 को 5 से अगर करते हैं तो ये 5 बार गया, 1 मिनट दोस्तों, ये 20 आया, ठीक है। 5 से किया ना, 20, 5 3 15, 20 5 100, ठीक है, 20 हुआ। फिर दोस्तों ये सीधा आप 20 से 4 बार में काट लिए तो कितने हुआ, 4 3 12, ठीक है दोस्तों। इसका 12 आया। अब दोस्तों 60 का भी चेक कर लो, 80 का आ गया, 60 का कितना है, यहाँ पे 60 का कर लेते हैं, 60 × 20, ठीक है दोस्तों, बटे 1 मिनट दोस्तों फिर से कर लेता हूँ, 60 × 20/100, इससे कट गया, बचा 6 दूनी 12, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कंपैरेटर का उदाहरण है। दोस्तों इसमें कंपैरेटर का एग्जाम्पल पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वर्नियर कैलिपर। दोस्तों कंपैरेटर का काम नहीं, सीधा क्या है, डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, ठीक है। फिर डायल गेज है, माइक्रोमीटर है, स्टोर रोल है। तो दोस्तों कंपैरेटर कौन सा इसमें है, कंपैरेटिंग वाला काम कौन से करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यही सही हो। डायल गेज एक प्रकार से कंपैरेटर का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डन उच्च निर्वात चैम्बर में किया जाता है। दोस्तों पहले भी बता चुके हैं। तो दोस्तों जो ईडीएम होती है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो होती है दोस्तों, ये उच्च निर्वात चैम्बर में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल के निम्नलिखित भागों में से कौन कठोरीभूत तथा टेपरित नहीं है, ठीक है दोस्तों। हार्डनेट एंड टेम्पर्ड। तो दोस्तों कौन सा हार्ड और टेम्पर नहीं किया था, कौन सा भाग दोस्तों, तो जो हैंडल में भाग लगता है, इस पर कोई कटिंग वगैरह होता ही नहीं है, टैंग होता है, इसको हार्ड और टेम्पर करने की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, डबल कट फाइल में ओवर कट दंतकोण एवं अपकट दंतकोण डैश डैश है। दोस्तों डबल कट फाइल, सॉरी दोस्तों, डबल कट फाइल में ओवर कट दंत एवं अपकट दंत का कोण, ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है। दोस्तों जो हमारी फाइल होती है इसमें अपकट और ओवरकट और अपकट का अगर पूछा, पहले ओवरकट की बात किया है। तो दोस्तों ओवरकट क्या होगा, हमारा ओवरकट जो होगा दोस्तों हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। और उसके बाद दोस्तों क्या बात कर रहा है, अपकट। तो दोस्तों अपकट जो होता है हमारा 51 डिग्री होता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है 70 एंड 51, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ट्राई स्क्वायर की यथार्थता डैश डैश से संबंधित है। दोस्तों ट्राई स्क्वायर की जो यथार्थता हमारी होती है वो होती है 0.002 मिलीमीटर प्रति, ठीक है दोस्तों, 10 मिलीमीटर लंबाई पर, ठीक है, मतलब 10 मिलीमीटर लंबाई पर प्रति 10 मिलीमीटर लेंथ पर कितनी होती है यथार्थता, 0.002, ठीक है दोस्तों। तो एक कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भीतरी कैलिपर का सबसे अल्पतमांक डैश डैश है। दोस्तों पूछ रहा है लिस्ट काउंट ऑफ एन इनसाइड कैलिपर। दोस्तों कोई भी कैलिपर हो, ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, क्योंकि डायरेक्ट मेजरिंग नहीं कर सकते, इनका हम मेजर किस पे करते हैं दोस्तों, स्टील रूल पे करते हो। और दोस्तों स्टील रूल का जो हमारा अल्पतमांक होता है, लिस्ट काउंट होती है दोस्तों, वो होती है 0.5, ठीक है, 0.5 मिलीमीटर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 0.5 किसमें है, डी, ऑप्शन नंबर डी जो है यही करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है,
सिलेंडरिका, हाँ सिलेंडरिका दोस्तों, ये हिंदी में है थोड़ा, आप ये जानो सिलेंड्रिकल पृष्ठ में किस प्रकार के पृष्ठीय प्रमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, या इंग्लिश में देखो, विच टाइप ऑफ सरफेस गेज इज यूज ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है दोस्तों, कौन सा सरफेस गेज सिलेंड्रिकल सरफेस को प्रमाप मापने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों पहला है फिक्स टाइप सरफेस गेज, फिर है मूवेबल टाइप सरफेस गेज, यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज, और डी है लाइनर टाइप सरफेस गेज। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस की बात कर रहा है। तो दोस्तों सिलेंड्रिकल सरफेस में मैंने पहले भी बताया था, वहाँ पे हम कौन सा पृष्ठीय प्रमापी यूनिवर्सल सरफेस गेज का यूज करेंगे, यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है एक करेक्ट आंसर माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्रिल के व्यास का मापन डैश डैश के आर पार किया जाता है। दोस्तों जो ड्रिल हमारी होती है इसका मापन डैश डैश के आर पार किया जाता है, व्यास के मापन। दोस्तों यहाँ व्यास डाया बोला है दोस्तों, ए इसकी डाया होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जब इसका डाया ये हो गई तो इसका डाया का मापन कहाँ होता है दोस्तों, इसका जो डाया का मापन होता है जो इसकी लैंड होती है। ठीक है दोस्तों, लैंड जो होती है इसके आर पार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लैंड के आर पार इसके डाया का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यही करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कुछ समान कर्तन गति के लिए बड़े व्यास वाले ड्रिल में छोटे व्यास वाले ड्रिल की तुलना में डैश डैश आरपीएम रखा जाए। दोस्तों इसे मैंने पहले भी बहुत अच्छे से समझाया था, फिर से देख लो, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है। ये दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है दोस्तों समान कर्तन गति के लिए बड़े व्यास वाले ड्रिल में छोटे व्यास वाले ड्रिल की तुलना में डैश डैश आरपीएम रखा जाता है। दोस्तों कर्तन गति क्या होती है, जो ठीक है दोस्तों, मान लो एक हम एग्जांपल बता दें, एक बड़ा होल है एक छोटा होल है। दोस्तों ड्रिल द्वारा जो मटेरियल ठीक है एक राउंड में जितना इसकी धातु काटता है वो होती है हमारी कटिंग स्पीड। मान लो दोस्तों एक चक्कर में यहाँ से यहाँ तक हमारा इसका एक आरपीएम मतलब जो आरपीएम सेम होगा तो इतनी कटिंग करेगी, कितना आ गया, मान लो 20 में कटिंग कर ली। दोस्तों इसके डाया कम है और ए जब एक चक्कर मारता है उतने ही आरपीएम में, तो दोस्तों ए कितना करता है 10 कटिंग करती है। दोस्तों अगर समान आरपीएम रखेंगे तो इसकी कटिंग स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा एक चक्कर में इतनी दूर घूम के इतना कवर कर ले रहा है। ए कितना काटेगा, केवल 10 क्योंकि एक चक्कर ये भी मारेगा, लेकिन इसका डाया कम है तो इतनी ही धातु काटेगा। इसे अगर इसकी धातु को सीधा करके नापा जाएगा तो दोस्तों ये कम होगा। दोस्तों इसमें प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है, समान कर्तन गति जो है जो कटिंग है दोस्तों, अगर ए यहाँ तक काट रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो पूरी दूरी है इसकी जितनी दूरी तक कटिंग करे तभी इसका कटिंग बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से देखो ऐसे मान लो दोस्तों इसकी कटिंग यहाँ से यहाँ तक करता है तो दोस्तों 10 हो जाता है, और दोस्तों ये पूरा एक चक्कर मारता है तब 10 होता है। दोस्तों इसका मतलब जो बड़ा वाला डाया है इसका आरपीएम हम कम रखेंगे तब छोटे वाले डाया के बराबर इसकी कटिंग स्पीड होगी। ठीक है, तो दोस्तों कितना रखेंगे, आप पूछ क्या रहा है दोस्तों क्वेश्चन में देखो, समान कर्तन गति के लिए बड़े व्यास वाले ड्रिल में छोटे व्यास वाले ड्रिल की तुलना में आरपीएम डैश रखा जाता है। तो छोटे व्यास की तुलना में बड़े व्यास के ड्रिल का आरपीएम डैश डैश रखा जाता है, तो कितना रखा जाएगा दोस्तों, कम रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेस रखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों एक करेक्ट आंसर माना जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से की वेज एवं ग्रुप को काटने के लिए। ठीक है दोस्तों कीवेज है, यहाँ पे देखो विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू फॉर कटिंग कीवेज एंड ग्रुप। दोस्तों कीवेज और ग्रुप काटने के लिए हम कौन सी चीजल का यूज करते हैं दोस्तों, मैंने बताया था क्रॉस कट चीजल का यूज करते हैं। इसका दूसरा नाम दोस्तों क्या है, इसका दूसरा नाम दोस्तों है हमारा कैप चीजल। ठीक है, कैप चीजल। दोस्तों अगर कीवेज के कोने को काटने के लिए बात करता है दोस्तों, वहाँ पे हम डायमंड चीजल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो था यही सही माना जाएगा। ठीक है, क्रॉस कट चीजल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के 50 भाग मुख्य स्केल के 49 भाग को ले लेते हैं। ठीक है, मुख्य स्केल का पाठ्यांक 40 मिलीमीटर है तथा 20वां वर्नियर स्केल मुख्य स्केल के साथ समान हो जाता है, तब इसका पाठ्यांक होगा। दोस्तों पहली चीज तो 50 और 49 का है, तो दोस्तों क्या हुआ 1/50 आएगा इसका, मतलब इसका लिस्ट काउंट जो आएगा 0.02 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें क्या कह रहा है ये देखते हैं हम। प्रश्न में बोल रहा है पाठ्यांक 40 मिलीमीटर, तो दोस्तों 40 मिलीमीटर है। उसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है 20वां वर्नियर स्केल मुख्य मेन स्केल से मैच कर रहा है। तो दोस्तों वर्नियर स्केल कितनी है इसकी, जो मैच कर रहा है मुख्य स्केल से 20वां भाग। ठीक है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, सॉरी दोस्तों इसकी लिस्ट काउंट से हम इसमें गुणा कर देंगे, कितना है 0.02। जब इससे हम गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आएगा कितना 0.40। तो दोस्तों इसका 0.4 हुआ।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो, इसमें हम इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा 40 प्लस 0.4, तो दोस्तों आ गया 40.4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों मैच कर रहा है। देखो ए है 40.4 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण डैश डैश है, ए राइट एंगल इज। दोस्तों एक राइट एंगल किसके बराबर इसमें पूछ रहा है। दोस्तों समकोण में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पे देखो मिनट्स या सेकंड की बात कर रहा है, मिनट्स में चेक करते हैं, अगर मैच कर जाए तो ठीक है, नहीं सेकंड में जाएंगे। तो दोस्तों एक 90 डिग्री में कितने सेकंड मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा, बराबर 2 जीरो रख लिया इसे, 9 चौक 96 तो दोस्तों ए हुआ मिनट, ए ऑप्शन में मैच करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 5400 मिनट, यही सही आ जा रहा है। ठीक है, बाकी सब सेकंड में दोस्तों सही हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक आंतरिक पेंच की चूड़ी में लघु व्यास डैश डैश है। दोस्तों बोल रहा है एक आंतरिक पेंच की चूड़ी में, दोस्तों कोई एक यहाँ पे एक जॉब है, यहाँ पे आंतरिक पेंच चूड़ी के लिए होल किया हुआ है। तो दोस्तों इसका लघु व्यास क्या कर रहा है। तो दोस्तों इसका लघु व्यास क्या होता है, जो हम जॉब में डील करते हैं, ठीक है दोस्तों, जो डील का डाया होता है यही हमारा लघु व्यास कहलाता है। क्योंकि दोस्तों इसके बाद जब हम टेप करेंगे तो थोड़ा ही अंदर कटिंग करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है लघु व्यास है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, माइनर डायामीटर। इसके बाद दोस्तों जितना ही अंदर घुसेगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा मेजर डायामीटर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दीर्घ व्यास। तो लघु व्यास की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है सही हो जाएगा। छिद्र बनाने के लिए डील किए गए छिद्र व्यास के बराबर होगा। ठीक है, व्यास है, ठीक है, लघु व्यास क्या है, डील बनाने के लिए डील किए गए छिद्र का व्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, बटरस चूड़ी में प्राप्त चूड़ी का प्रकार डैश डैश। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है बटरस चूड़ी में प्राप्त चूड़ी का प्रकार। तो दोस्तों इसमें एंगल दिया हुआ है, दोस्तों बटरस जो होती है, हम आपको पता है एक तरफ 0 डिग्री होता है, दूसरी तरफ 45 डिग्री पे मुड़ी होती है थ्रेड। ठीक है दोस्तों, या इसे आप सीधा इस तरफ कर लो। ठीक है दोस्तों, ऐसे होता है। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, इस तरफ दोस्तों क्या है, इसका 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखो एक और 0 डिग्री तथा दूसरी तरफ 45 डिग्री आनत होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यही करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, यूएनएफ चूड़ी के लिए चूड़ी कोण डैश डैश है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यूएनएफ चूड़ी जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी जो बी थ्रेड का हमारा थ्रेड एंगल होता है वही यूएनएफ का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम टेप द्वितीयक टेप तथा निचला टेप अपने डैश डैश के कारण जाने जाते हैं। तो दोस्तों वो हमारे पेपर लीड के कारण जाने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक टेपर पिन रीमर में टेपर डैश डैश होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पुराना है। तो दोस्तों टेपर पिन रीमर में जो टेपर होता है 1/50। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, 12 मिलीमीटर व्यास के रीमर द्वारा मृद इस्पात पर एक छिद्र बनाना है, यदि इसका ओवर साइज 3 और अति साइज, मतलब जो इंटर ओवर है, दूसरा जो होता है हमारा अंडर साइज होता है, ठीक है, वो है 0.05। तो दोस्तों इसमें पूछ क्या रहा है, रीमिंग के पूर्व छिद्र को ड्रिल करने के लिए अपेक्षित ड्रिल व्यास। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था ड्रिल व्यास या रीमर ड्रिल साइज निकालने के लिए रीमर ड्रिल साइज ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है हमारा जो डाया है, रीमिंग करने के बाद रीमर डाया जो है डी माइनस लिख लो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है हमें, उसके बाद लिखना है अंडर साइज प्लस ओवर साइज। दोस्तों अंडर साइज कितना है 0, 1 मिनट दोस्तों, 0 है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा हो गया था, 0.3। फिर दोस्तों प्लस में हम करेंगे ओवर साइज। ओवर साइज क्या है 0.05। ठीक है दोस्तों, इसे घटा देंगे तो हमारा अंडर साइज निकल आएगा। दोस्तों इसे हम करेंगे कितना है, रीमर साइज 12 माइनस ये कितना है, इसे आप जोड़ दोगे तो दोस्तों आएगा 0.35। जब इसमें से निकाल दोगे तो अब आएगा दोस्तों 11.65 mm। तो ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका सही आंसर माना जाएगा, ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डर में पश्च ज्वालन से बचने के लिए किस गैस को पहले बंद किया जाता है। दोस्तों सेफ्टी के लिए भी जरूरी है दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों बोल क्या रहा है, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डर में, कोई भी वेल्डर हो, आप इससे नहीं मतलब है,
ऑक्सीस्टिलीन है तो इसमें ऑक्सीजन है और एसिटिलीन है, ठीक है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है बिल्डर में पश्च ज्वलन से बचने के लिए, पश्च ज्वलन में बचने के लिए बंद करते समय जो ज्वाला होती है उससे बचने के लिए पहले क्या बंद किया जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हमारा जलने वाला पदार्थ जो होता है उससे बंद करेंगे। ऑक्सीस्टिलीन है तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिटिलीन को बंद कर देंगे, उसके बाद ऑक्सीजन, क्योंकि एसिटिलीन जो है ये हमारा ईंधन है। जब ये जल जाएगी, ये मतलब बंद हो जाएगी, जलना क्या बंद हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन बंद करेंगे तो तब इससे हम जलेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों, या फिर ज्वाला भी इसकी कंट्रोल हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑक्सीस्टिलीन गैस कर्तन में धातु कर्तन डैश डैश द्वारा की जाती है। दोस्तों ऑक्सीस्टिलीन जो गैस होती है, मैंने बोला था बहुत तीव्र होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज्वाला इसकी होती है, इसकी हाई ज्वाला होती है सबसे हाई। तो दोस्तों इसका पूछ रहा है कि इसमें जो धातु काटी जाती है, दोस्तों कोई धातु की चद्दर है या धातु को काटना होता है, इसी के माध्यम से हम काट देते हैं। तो एक कटती किसकी वजह से दोस्तों, इसमें हाई प्रेशर की ऑक्सीजन दी जाती है, उसी के दाब से दोस्तों धातु कट जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, उच्च दाब ऑक्सीजन से ही धातु का कर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम सारे कुछ ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये सब चीज़ें लगभग पहले कर चुके हैं, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, इसमें पूछा गया है 0.025 से 0.008% कार्बन युक्त लोहे को डैश डैश कहते हैं। दोस्तों हम जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे मैंने बताया था हाइपर यूटेक्टाइड, फिर यूटेक्टाइड, फिर हाइपो यूटेक्टाइड, फिर यूटेक्टाइड, फिर हाइपर यूटेक्टाइड। तो दोस्तों जो हमारा पहला होता है हाइपो यूटेक्टाइड, इसमें कार्बन का हमारा परसेंटेज होता है 0.8% तक पाया जाता है, उसी के अंदर ये भी आ जाता है दोस्तों, उससे नहीं मतलब है थोड़ा, ठीक है दोस्तों फेराइड होता है उसमें ही आता है। दोस्तों फेराइड में जो कार्बन की मात्रा हमारी होती है वो होती है दोस्तों 0.025 से 0.8% तक, ठीक है, 0.008% तक। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, फेराइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 49 है, इस्पात के लिए निम्न क्रांतिक बिंदु तापन डैश डैश है। दोस्तों यहाँ पे देखना, आप नोट करना, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। बोल रहा है इस्पात के लिए क्रांतिक बिंदु। दोस्तों यहाँ पे देखो निम्न क्रांतिक बिंदु तो आप देख रहे हो, तापन के लिए निम्न क्रांतिक बिंदु जो होगा, मतलब लोअर क्रिटिकल पॉइंट हीटिंग अगर है दोस्तों तो हो जाएगा 723 डिग्री। दोस्तों यहीं पे अगर हमारा जो हीटिंग है ये होता है हमारा ठंडा करने को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, कूलिंग अगर होता है दोस्तों, यहाँ पे कूलिंग ठंडा करना होता है तो दोस्तों वहाँ पे हमारा हो जाता है, यहाँ पे है नहीं, 600 के आसपास, 690, 623 ऐसे आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों तापन जो है इसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और दोस्तों अगर ठंडा करने की बात आ जाती है तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है एक करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों फिर से एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे तापन है, ठीक है, हीटिंग है दोस्तों, यहाँ पे अगर शीतलन आ जाए, शीतलन मतलब कूलिंग, ठीक है दोस्तों, कूलिंग, अगर कूलिंग की बात करें तब हमारा लोअर क्रिटिकल तापमान होगा स्टील के लिए, तो दोस्तों हो जाएगा, मैंने गलत बताया था, 693 दोस्तों, ठीक है, 693। और दोस्तों अगर तापन के लिए है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप देख ही रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, फोजन में ड्रिफ्ट का प्रयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। दोस्तों जो फोजिंग प्रक्रिया होती है वहाँ पे भी ड्रिफ्ट का हमारा यूज होता है, तो वहाँ पे किस प्रकार की ड्रिफ्ट होती है और इसका यूज क्या होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें है हमारा छिद्र को ड्रिल करने के लिए फिर छिद्र को बड़ा करने के लिए, पर्यासन के लिए, बंकन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पूछा है फोजन में ड्रिफ्ट का यूज। तो दोस्तों जो फोजन में ड्रिफ्ट का यूज होता है इनलार्जिंग ए पंचेड होल, जो दोस्तों पंचेड होल होते हैं, छिद्र जो होते हैं उनको बड़ा करने के लिए हम ड्रिफ्ट का यूज करते हैं फोजिंग के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है यदि काश ए बराबर, दोस्तों काश ए बराबर दिया गया है कितना, 4.5 है, ठीक है, फिर है तो tan ए का मान। तो दोस्तों आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, लाल बटे कक्का, ये देख लो आप, सॉरी दोस्तों फिर से देखो, लाल बटे कक्का। दोस्तों यहाँ पे tan का मान दिया गया है, काश का मान दिया गया है, पहला क्या होता है साइन, फिर काश का क्या होता है दोस्तों, ए वाला भाग, ठीक है। आधार कितना है दोस्तों, काश बराबर आधार 4/5 है, तो दोस्तों ए बराबर 4 है, और दोस्तों के बराबर
5 है। दोस्तों अगर हम पाइथागोरस प्रमेय में इसे रख देते हैं और पाइथागोरस प्रमेय से इसे निकालते हैं दोस्तों, ये आधार कितना है दोस्तों 4 है, और दोस्तों कर्ण कितना है इसका 5 है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें यल निकालना है, क्योंकि यल क्यों निकालना है दोस्तों, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार निकालना है दोस्तों। इसे जब हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसे जब हम निकालेंगे तो ये आएगा क्या 5 का वर्ग। ठीक है, लंब बराबर लिख लेते हैं, 5 का वर्ग कितना होगा 25 माइनस 4 है था ना, 4 चौका 16। ठीक है दोस्तों इसके अंडर रूट चला देते हैं, क्योंकि सबका वर्ग होता है, तो हम यल का स्क्वायर इस पर चढ़ा दिए। तो दोस्तों कितना होगा अंडर रूट 9, मतलब यल का मान कितना आया 3 आया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब ऐसे देखो यल बराबर 3, और आधार पहले से ही आपका था क्या था 4, तो दोस्तों 3/4 tan ए बराबर कितना आएगा, tan ए बराबर 3/4। तो दोस्तों 3/4 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी जो है एक करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है, तो इसमें पूछ रहा है 72 का कितना परसेंट 18 है। दोस्तों तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 72 का कितना परसेंट 18 है, तो 18 को ऊपर रखेंगे, 18 किस में से कम है दोस्तों 72। अब दोस्तों परसेंट निकालना है तो 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 18 किससे कट जाएगा दोस्तों, 72 है, 72 18 दूना 36, 36 18 चौका 72 दोस्तों 4 बार में चला गया। ठीक है, और दोस्तों 4 से इसे काटेंगे तो 25 बार में चला जाएगा, तो दोस्तों कितना आएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, बड़े व्यास के वृत्त या आर्क के लेखन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है बड़े व्यास के वृत्त के या आर्क लेखन के लिए, आर्क का निशान लगाने के लिए, ठीक है, या आर्क को खींचने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों वहाँ पे हम कौन सा कंपास यूज करेंगे, बीम कंपास। दोस्तों इसमें क्या होता है, एक बीम होती है जिसे हम ट्रेमल भी बोलते हैं, इसी के माध्यम से हम यहाँ पे नील लगी होती है, यहाँ पे इसका सेंटर मानती है, और इसे दोस्तों ऐसे किसी भी दिशा में घुमा के हम आर्क सर्किल खींच सकते हैं या चाप भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम कौन से कंपास का यूज़ करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बीम कंपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, छिद्र में से डॉवेल तथा पिन को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें बोला है कोई छिद्र में जो डॉवेल तथा रिबिट को बाहर निकालने के लिए, तो दोस्तों जो छिद्र में होता है उसमें से रिबिट या डॉवेल को निकालने के लिए हम कौन से पंच यूज करते हैं दोस्तों, सेंटर पंच का यूज करते नहीं, क्योंकि इससे बिटनेस मार्क पे लगाने की यूज, प्रिक पंच का भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों होलो पंच है, इसका भी यूज नहीं करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं सीट वगैरह से या लेदर वगैरह में हम होल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिन पंच जो है इसका यूज करते हैं। पिन पंच में क्या होता है दोस्तों, पिन पंच में ऐसे हमारी जैसे दोस्तों ये पंच है यहाँ पे इसका, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी दूर तक समांतर में थोड़ा पतला होता है, इसमें बहुत थोड़ा सा अंदर की तरफ टेपर दिया गया होता है। ठीक है, ये पिन पंच ऐसे टाइप का होता है, तो वहाँ पे हम पिन पंच का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक नट को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बोल रहा है कि इसमें कौन से वाशर का यूज नट को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों वहाँ पे हम टाइप वाशर का यूज करते हैं लक को लॉक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, लेथ में अनुगामी अपवर्ती विराम डैश डैश में लगाया हुआ होता है। दोस्तों ये पूछ रहा है फॉलोवर स्टडी रेस्ट विल बी फिक्स्ड। दोस्तों सबको पता है, आपको भी पता है, पहले भी मैंने बताया है कई बार। तो दोस्तों वहाँ उस साइडल पे जो होता है हमारा फ्लावर स्टडी फिक्स किया हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि साइडल के साथ इस जॉब को ये फॉलो करता रहता है, जिससे कटिंग के दौरान जो हमारा कटिंग टूल होता है जो जॉब की सतह पर प्रेशर डालता है, उसकी वजह से जो जॉब या राड हमारी होती है बेंड ना हो, मुड़े ना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा परोक्ष कोण मापन औजार उदाहरण है। दोस्तों इसमें पूछा गया है परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल कौन सा है। दोस्तों बीवेल प्रोट्रैक्टर एंगल मेजरिंग करता है, डायरेक्ट में आता है। बेवल गेज जो है दोस्तों यही हमारा जो है, और दोस्तों इसमें दिया गया है सर्व यूनिवर्सल बेवल गेज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हमारा कैंसिल कर दिया गया था। यहाँ बेवल गेज जो होते हैं दोस्तों ये चेकिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, डायरेक्ट मेजरिंग टूल नहीं आते हैं। ये भी सही है, और दोस्तों ये भी सही माना जाएगा। दोस्तों ये आंसर की में इस क्वेश्चन को मार्किंग नहीं की गई है इस आंसर की में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें दो और बाकी दोस्तों बी हमारा जो है मार्किंग टेबल है। तो मार्किंग टेबल दोस्तों जानते ही हो आप,
ए मेजरिंग टूल है ही नहीं, ये मार्किंग टूल है, तो इसलिए इसका नहीं माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर होता दोस्तों तब तो ये भी गलत हो जाता। इसमें गेज है, तो दोस्तों गेज जो होता है हमारा चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये दोनों सही हैं। और दोस्तों वैसे जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो यही ऊपर वाला मिलेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, श्रृंखला ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए दोस्तों जो श्रृंखला ड्रिलिंग होती है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो श्रृंखला ड्रिलिंग है। तो दोस्तों हम मान लो यहाँ से धातुओं इसके काटना है, तो दोस्तों यहाँ पे धातुओं को अलग करने के लिए एक चीजल का यूज करते हैं, जिससे हम इसे काट के इसे 2 पार्ट में कर सके। तो दोस्तों वो कौन सी चीजल होती है पूछ रहा है दोस्तों, वहाँ पे हम वेब चीजल का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। वेब चीजल कैसे होती है दोस्तों, इसका जो भाग होता है यहाँ से थोड़ा ऐसे होता है, यहाँ पे इसे रख के हम इसकी कटिंग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, चीजल में कर्तन कोण कार्य में प्रवेश एवं फिसल नहीं सकता है यदि। दोस्तों इसमें पूछा है, थोड़ा हिंदी में गलत है, फिर से देखो इंग्लिश में आया, इन ए चीजल, ठीक है दोस्तों, द कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द वर्क एंड स्लिप इफ। दोस्तों क्या कारण है कि चीजल जो है कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द वर्क पेश में घुस नहीं रहा है और स्लिप कर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा कारण होता है दोस्तों, अगर हम जो ड्रिल होती है दोस्तों, इसका जो क्लियरेंस एंगल दिया जाता है पीछे, जब एक कटिंग एज होता है दोस्तों, ये कटिंग एज होता है, इसके पीछे जो क्लियरेंस एंगल दिया जाता है दोस्तों, अगर ये कम दिया जाएगा तो ड्रिल हमारी जो है ये दोस्तों पेनिट्रेट नहीं करेगी, मतलब वर्क पीस के अंदर घुसेगी नहीं, तो कटिंग कहाँ करेगी, तो कटिंग नहीं करेंगे या घुसेगी नहीं, तो दोस्तों ये फिसलती भी रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यही करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, चीजल में कर्तन उत्तरोत्तर बढ़ता है यदि डैश डैश है दोस्तों। फिर यहाँ देखो, इन ए चीजल द कट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज इफ रैक कोण उच्च हो, स्पर्शी कोण शून्य हो, स्पर्शी कोण उच्च हो, आनत कोण निम्न हो। दोस्तों बहुत सारा चीजल में कर्तन उत्तरोत्तर बढ़ता है, तो दोस्तों मतलब प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, तो उसका कारण क्या है दोस्तों, कैसे इंक्रीज होता है, ज़्यादा घुसना चालू कर देता है, चीजल जो होता है उसका कटिंग ज़्यादा तेज करने लगती है, तो ये मतलब जॉब के अंदर ज़्यादा घुस के कटिंग ज़्यादा चिप्स निकाल रही हो, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्या कारण होता है, रैक कोण हाई रखने पे दोस्तों रैक कोण से हमारी जॉब पे चीजल घुसती है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इसका क्या होता है, चिप्स जो होती है इसकी चिप्स इससे लग के निकल जाती है, टूटती है, तो दोस्तों इससे कोई मतलब है नहीं। फिर स्पर्शी कोण शून्य, क्लियरेंस एंगल 0 होने पर दोस्तों तो जो हमारी जो चीजल है ये घुसेगी ही नहीं जॉब के अंदर। फिर सी है स्पर्शी कोण उच्च हो, दोस्तों क्लियरेंस कोण जब उच्च हो तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें दिया गया है दोस्तों 1.2 पिच के साथ या 10 के एक बाह्य चूड़ी के कर्तन की ब्लैंक का व्यास डैश डैश होगा। दोस्तों इसमें ब्लैंक का व्यास निकालना है, ठीक है। इसमें दोस्तों पिच क्या दिया गया है कि मतलब बाय थ्रेड काटना है, इसमें पिच दिया गया है 1.25 और दोस्तों दिया गया है कितना है, डाया इसका अधिकतम 10 है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है, इसमें बोला ब्लैंक साइज मान लो, ठीक है, बराबर होता है डी माइनस पिच अपान 10। तो दोस्तों इसमें हम इसका मान रख देते हैं, तो डी कितना है दोस्तों, इसका 10 है, माइनस पिच कितनी है 1.25 अपान 10, ठीक है दोस्तों। तो 1.25 अपान 10, तो इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के इसे इधर ले लिए, ये दशमलव कट गया, ठीक है दोस्तों। तो हमारा 12 10 इकन्नम 10 गया, बचा 2 5 आ गया, तो 10 दूना 20 बचा 5 0 लगाइए, 10 बचे 25। दोस्तों इसका जो आंसर आएगा हमारा, एक मिनट दोस्तों भी 10 में से घटा दें कितना 0.15, तो दोस्तों आ जाएगा 9.875। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा मैच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, इस्पात जिसमें 0.8% कार्बन मौजूद है उसे डैश डैश कहते हैं। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, जिसमें ठीक अगर 0.8% कार्बन हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यू टेक्टाइड, ठीक है दोस्तों, यू टेक्टाइड। इसमें क्या दोस्तों ठीक 0.8% कार्बन हो। और दोस्तों इसके पहले क्या बताया था मैंने,
हाइपो यूटेक्टाइड, हाइपो यूटेक्टाइड। तो दोस्तों इसमें क्या होता है 8% से कम, ठीक है दोस्तों, 8% से कम। और दोस्तों अगर हाइपर लग गया, हाइपर यूटेक्टाइड, ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है 0.8% से अधिक अगर कार्बन की मात्रा है, ठीक है दोस्तों, कार्बन कंटेंट की बात कर रहा है, ठीक है, से अधिक। तो दोस्तों अधिक अगर है तो उसके लिए दोस्तों ठीक 8% की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यूटेक्टाइड, ऑप्शन नंबर सी जो है यही ठीक है सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका मैंने एक और बताया था, इसकी क्या अवस्था होती है दोस्तों, पियरलाइट अवस्था होती है, ठीक है। सबसे मजबूत स्टील जो होती है यूटेक्टाइड स्टील होती है, जिसमें 0.8% कार्बन होता है, ठीक है दोस्तों, ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इस्पात के लिए निम्न क्रांतिक बिंदु शीतलन डैश। दोस्तों मैंने बताया था यहाँ पे शीतलन और कूलिंग के लिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लोअर क्रिटिकल पॉइंट है फॉर स्टील के लिए। तो दोस्तों लोअर क्रिटिकल पॉइंट है दोस्तों स्टील की, अगर शीतलन की बात आ जाए तो 693 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों, 693 डिग्री सेल्सियस, ये दोस्तों सही हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है भोजन प्रक्रिया जिसमें वर्कपीस की लंबाई को घटाया जाता है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है। दोस्तों फोर्जिंग प्रक्रिया में जिसमें वर्क के पीस की लंबाई को घटाया जाता है, दोस्तों कोई वर्क पीस है इसकी लंबाई घटाया जाए और इसका अनुप्रस्थ काट, ये दोस्तों देखो बढ़ गया, ये देखो बढ़ गया दोस्तों, और लंबाई जो है घट गई, ठीक है दोस्तों। तो कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों, याद कर लेना, ठीक है दोस्तों, ये होती है अपसेटिंग, ठीक है दोस्तों। तो अपसेटिंग में क्या होता है, हम लंबाई घटा के इसकी डाया को बढ़ाते हैं, वह कौन सी फोर्जिंग प्रक्रिया होती है अपसेटिंग। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है रिवेटिंग में तरल ड्रिल जॉइंट को पाने के लिए। दोस्तों हाँ इसमें एक चीज़ और बताना है, जो ड्राइंग आउट होती है, ठीक है, अगर कोई दोस्तों ऐसे है, अगर इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए फोर्जिंग प्रक्रिया में, ठीक है दोस्तों, इसे पतला कर दिया जाए, डाया कम कर दिया जाए, या इसकी चौड़ाई को घटा दिया जाए, ठीक है दोस्तों, या अनुप्रस्थ कास्ट जो क्षेत्रफल है इसे कम कर दिया जाए, ठीक है, और इसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाए, तो दोस्तों क्या कहलाती है, ड्राइंग आउट मतलब प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। तो वो जो प्रक्रिया होती है वो ड्राइंग आउट प्रक्रिया होती है फोर्जन में, ठीक है। अब अगर लेंथ को कम करके डाया या क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया जाता है तो दोस्तों होता है अपसेटिंग, और अगर लेंथ को बढ़ाया जाए मतलब जो पहले से था उससे बढ़ा दिया जाए और डाया को कम कर दिया जाए तो होती है ड्राइंग आउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 है रिवेटिंग में तरल दृढ़ जॉइंट को पाने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है हैमरिंग, बी है फुलरिंग टूल, सी है स्वेजिंग टूल, रिवेट सेट। तो दोस्तों इसमें रिवेटिंग में तरल ड्रिल जॉइंट पाने के लिए तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब रिवेटिंग हो जाती है तो उसमें फुलरिंग औजार यूज़ करके हम उसे वाटर प्रूफ लीक आउट मतलब लीक प्रूफ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके जो हेड होते हैं उसको अच्छे से हम जो प्लेट होती है उस पर चिपका देते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है एक अष्टभुज का परिबद्ध कोण, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक आप अच्छे से समझ लो, इसमें पूछ रहा है ऑक्टागन में इनक्लोज एंगल, दोस्तों इसका फार्मूला आप लिख लो, हमेशा काम में आएगा, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका फार्मूला होता है दोस्तों 2n-4/n, ठीक है दोस्तों, इंटू 90, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों कितना है, n जो है आप जान ही रहे हो, जो हमारा मतलब कितने एंगल का जो है मतलब अष्टगन है, जितनी भुजाएं होती हैं, जो भुज हैं जितनी भुजा से घिरी हुई आकृति है उसमें हम भुजाओं की संख्या रखते हैं, तो 2 गुणे भुजाओं की संख्या 8 है दोस्तों, -4/n मतलब 8 है गुणे 90, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 8 दूना 16, 16 - 4 तो कितना है दोस्तों 12/8, इधर 90 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसे हम किससे काट सकते हैं, 4 से, 4 दूना 8, 4 3 12, और इसे कितने से काट सकते हैं 2 45 से, तो दोस्तों 45 3 कितना होगा, 45 3 होगा दोस्तों 5 3 15 हासिल 1, सॉरी दोस्तों 3 5 15 हासिल 1, 3 4 12 12 1 13 दोस्तों 135 डिग्री। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर, एक मिनट दोस्तों यहाँ पे देखो, तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। इसमें एक चीज़ और देखो दोस्तों, इसमें जो एक मान लो हम आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं, ठीक है, 4 हो गए, एक मिनट दोस्तों,
4 2 2। ठीक है दोस्तों, ये 8 भुजाएं हो गई दोस्तों। इसकी जो एक भुजा होती है इसको सीधा कर दिया जाए दोस्तों तो 180 डिग्री बनती है। ठीक है, कहीं से भी कोई भुजा कर दो दोस्तों। इसका जो कोण बनता है टोटल 180 होता है दोस्तों। अंता कोण की बात करें तो आप ये सूत्र लगाएंगे, कौन सा, फिर से देख लो दोस्तों, 2n माइनस 4 इंटू 90 अपान n। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर ये एक्सटर्नल एंगल की बात करें दोस्तों, ये क्या है हमारा इंटरनल एंगल। ठीक है, इंटरनल एंगल दोस्तों। अगर एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो दोस्तों वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे सीधा हम 360 अपान n। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपके लिए आसान है। तो हम पहले बाह्य वाला कोण निकाल लेते हैं दोस्तों। ये जो बाह्य कोण है इसे निकाल लेते हैं दोस्तों। मान लो 8 है तो हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 360 अपान 8। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसे हम कितनी बार ले जाएंगे, 8 चौक 32 और उसके बाद कितना बचा, 32 4 8 पंचे 40 दोस्तों 45 आया। तो दोस्तों इसका कितना मैंने एंगल बताया था आपको, ये तो याद है। अगर सीधी लाइन कर दिया जाए 180 माइनस 45 कर दो। ठीक है, बाई कोण अगर पूछा है तो सीधा 45 लिखो, और इंटरनल कोण निकालना है तो 180 माइनस 45 360/8 कर दिए। ठीक है दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से इसमें घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अंतः कोण 135। अगर दोस्तों ये सूत्र आपको ना याद रहे, ठीक है, तो आप सीधा बाई कोण निकालोगे। कैसे दोस्तों, 360/n 360/8 तो दोस्तों 45 आया। बाई कोण अगर पूछ रहा है, बाई कोण 45 डिग्री का बनेगा। और दोस्तों हमें इंटरनल कोण निकालना है तो मैंने बोला कि सीधी लाइन का एंगल कितना होता है, 180। तो दोस्तों 180 से हम घटा देंगे कितना, 45 आ जाएगा, 135 इंटरनल कोण। और सीधा निकालना है तो आपको मैंने बताया था 2n माइनस 4 अपान n इंटू 90। ठीक है दोस्तों, वो आपकी इच्छा है, आप जैसे भी याद रखो दोस्तों। लेकिन एक क्वेश्चन आता जरूर है हर एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। एक समान बहुभुज का पार्श्व 10 मिलीमीटर है, इसके कोनों से कोने का आकार साइज क्या है। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है एक समान बहुभुज का पार्श्व, खष्टभुज का, सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों समान खष्टभुज की बात कर रहा, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था। खष्टभुज हम बना देते हैं पहले दोस्तों। इसमें एक भुजा की माप दिया गया है। ठीक है, एक भुजा जो है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों सेंटर से यहाँ पे डालेंगे तो इस भुजा का भी माप 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि कोने से, किसी एक कोने से, यहाँ से दोस्तों 10 सेंटीमीटर, किसी भी एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम इतना भाग ले लेते हैं। देखो यहाँ से इतना भाग ले लेते हैं, इसका एक ट्राइंगल हम इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे निकाल लेते हैं इतने भाग को। ठीक है दोस्तों, इतने भाग को निकाल लिए दोस्तों। सारी भुजाओं का माप कितना है, 10-10 सेंटीमीटर है। तो इसके लंब का माप निकाल लेते हैं दोस्तों। लंब का माप, तो ये भुजा कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये यहाँ से हो गई 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये आधार हो गया, एक कर्ण हो गया, अब लंब निकालना आसान हो गया। तो दोस्तों 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। तो दोस्तों हमारा लंब का स्क्वायर बराबर इतना कर लिए। तब दोस्तों यल बराबर कितना लिख सकते हैं, 100 माइनस 25 75, √75 लिख सकते हैं दोस्तों। अंडर रूट 75 का हम किस में तोड़ सकते हैं, इसे हम तोड़ सकते हैं दोस्तों, या दोस्तों इसका हम सीधा यहीं पे वर्गमूल निकाल लें 75 का। दोस्तों 75 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 8 बार जाएगा, 8 64। ठीक है दोस्तों, इसका वर्गमूल निकाल लेना आप। एक पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 6 बार जाएगा, 6 8 16 आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पे 6 आ गया, ये नहीं है कुछ, तो 6 6 36 की हासिल 3, 6 6 36 3 39 हासिल 3, 6 1 6 6 3 9, तो 696 दोस्तों एक बार और जाएगा 6 बार है। तो दोस्तों इसके अंदर √75 का मान आया 8.66। आप भी निकाल लेना दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका लंब बराबर आ गया 8.66 दोस्तों। अब यहाँ पे ये जो है इसकी दूरी जो है दोस्तों यहाँ तक जानी चाहिए, तो इसका दुगुना कर देंगे हम, पूरे 2 कर देंगे। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17.3
32 के आसपास, ठीक है दोस्तों, 32 mm। दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, एक ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से डैश डैश लिथ का कार्यधारक सहायक नहीं है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है लिथ का कौन सा होल्डिंग एसेसरी नहीं है जो कार्य को धारण करता है। फेस प्लेट में दोस्तों ए भी है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर मैंडल है दोस्तों, इसमें भी, तो ये भी गलत माना जाएगा। सेल्फ सेंटिंग चक है, तो ये भी गलत माना जाएगा। तो कैश प्लेट जो होती है हमारी सपोर्टिंग डिवाइस होती है, ना कि होल्डिंग डिवाइस होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है एक करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, रुक्ष चक्रण के लिए निम्नलिखित कोणों से युक्त उपगमन कोण उपलब्ध है, कर्तन की अधिकतम गहराई के लिए किसे चयनित किया जाएगा। दोस्तों कर्तन की अधिकतम गहराई के लिए, और यहाँ पे रफ टर्निंग करनी है, ठीक है, स्टॉक टूल फॉलोइंग अप्रोच एंगल आर अवेलेबल। दोस्तों तो अप्रोच एंगल हमारा कितना होगा, यहाँ पे विच विल बी सिलेक्टेड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट के लिए दोस्तों हमारा जो अप्रोच एंगल होगा वो कितना रखा जाएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो वो 30 डिग्री ही रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 70, एक बाहरी धुरा जल्दी निकालने के लिए निम्नलिखित टेपरों में से सबसे उपयुक्त कौन सा है। दोस्तों ये पूछ रहा है कोई आर्बर को हमें स्पिंडल से या कहीं से भी होल से निकालना हो जहाँ पे टेपर युक्त हो, तो कौन सा टेपर सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो दोस्तों पहला है हमारा 0.6 इंच, तो दोस्तों ए कम है इससे, इससे ज़्यादा दोस्तों ए हो जाएगा नहीं, इस बी तो और कम है दोस्तों 0.6। मतलब टीपीएफ का क्या मतलब है दोस्तों, ट्रेड पर फुट ब्रिटिश में दिया गया है, ठीक है दोस्तों, तो ट्रेड पर ए भी गलत माना जाएगा। फिर दोस्तों 0.6 है, ए भी गलत हो जाएगा। दोस्तों ए मोस्ट टेपर है जो कि हमारा ड्रिल स्पिंडल वगैरह पे दिया गया है, ये आसानी से नहीं, इसके लिए हम ड्रिफ्ट वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये भी गलत माना जाएगा। दोस्तों ए क्या है 0.3 टीपीएफ 0.35, तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें दिया गया है कि 3.5, तो इसका मतलब दोस्तों इसका शेप जो है अच्छा खासा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर उल्टा करके हम करें तो ऐसे, एक मिनट दोस्तों, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें अच्छा खासा एंगल बन रहा है। तो दोस्तों सबसे जल्दी अगर कोई टेपर मतलब आर्बर बाहर आएगा स्पिंडल से या जहाँ पे फिट किया गया है, तो यही वाला आएगा, क्योंकि इसका जो टेपर एंगल दिया गया है 3.5 टीपीएफ थ्रेड पर इंच है, ठीक है, टेपर प्रति इंच, सॉरी दोस्तों टेपर प्रति इंच है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है एक करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से परोक्ष कोण मापन के लिए प्रयुक्त औजार कौन सा। दोस्तों एक क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, फिर से आया है, तो दोस्तों इसमें परोक्ष मापन के लिए फिर दोस्तों पहला है बीवेल गेज, दोस्तों यही इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, ये भी सही है। कॉम्बिनेशन सेट डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, तो गलत हो जाएगा। साइन बार भी डायरेक्ट मेजरिंग करता है। बेवल प्रोडक्टर ये भी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों यही सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी वेल्डन प्रक्रम है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस। रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, फिर गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, थर्मिट वेल्डिंग है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है दोस्तों यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग जो है हमारी ऊष्माक्षेपी वेल्डिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, यदि छिद्र आकार 36 प्लस, दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 36 प्लस में ही 0.00, प्लस में ही 0.025 है। फिर सॉफ्ट का आकार दिया गया है 36 प्लस में 0.022, प्लस में ही 0.035 है। तो दोस्तों इसमें पूछा है तो न्यूनतम व्यतिकरण का होगा, इंटरफेरेंस की बात कर रहा है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, फिर से जान लो। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, हमारा जो छिद्र होता है इसका अधिकतम साइज, ठीक है, थोल का अधिकतम साइज क्या है दोस्तों 36.021, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट की मिनिमम साइज, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है न्यूनतम व्यतिकरण मिनिमम इंटरफेरेंस, सॉफ्ट की मिनिमम साइज क्या है दोस्तों हो जाएगी 36.022। जब दोस्तों ये घटाएंगे हम तो इसमें ये बड़ा है तो ये माइनस में आंसर आएगा, तो आएगा दोस्तों इसका आंसर जो आएगा माइनस में 0.001 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका मैच कर रहा है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कर्तन पदार्थों को मोड़ने के लिए रैक कोण डैश डैश होगा। व्हेन टर्निंग डक्टाइल मटेरियल द रैक एंगल विल बी, दोस्तों बोल रहा है तन्य पदार्थों को मोड़ने के लिए, सॉरी दोस्तों मैं ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो बोलता कुछ हूँ निकलता कुछ है, ठीक है दोस्तों, लिखा कुछ रहता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतनी गर्मी में,
दोस्तों यहाँ पे बोला तन्य पदार्थों को मोड़ने के लिए रैखिक कोण क्या होगा, लेस मतलब कम धनात्मक होगा, कम ऋणात्मक होगा, अधिक धनात्मक होगा या अधिक ऋणात्मक। दोस्तों क्या रखा जाएगा, अधिक धनात्मक, मोर से पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे तन्य पदार्थ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक सिलेंडर का व्यास 12 मिलीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 12 मिलीमीटर है, ऊंचाई और व्यास दोनों 12-12 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों इसमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो दोस्तों सिलेंडर की बात कर रहा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर। एक मिनट दोस्तों, सिलेंडर का है ना, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर होता है। हाँ सॉरी दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला जो हो जाता है दोस्तों, इसमें फार्मूले पे हम रख देते हैं सारी चीज़ें। क्या है, 2 तो है ही, पाई ऐसे रहने दो क्योंकि यहाँ पे पाई का मान दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों क्या है, आर का मान यहाँ पे देखो 12 है, तो आर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आर हमारा कितना हो जाएगा 6। एच कितना है दोस्तों 12 प्लस आर कितना हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, जब इन सबको मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो गया 18, 6 गुणे 18 और 2 पाई। ठीक है दोस्तों, 18 छक्का 90 और गुणे 2 गुणे पाई। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 90 दूना, एक मिनट दोस्तों फिर देखो 18 का टेबल पे से पढ़ो, गलत पढ़े हैं। 8 6 8 48 की 8। ठीक है दोस्तों, हासिल 4 6। हाँ सॉरी दोस्तों गलत हो रहा है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। 108 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 18 छक्का 108 हो जाता है। तो 108 गुणे 2 तो हो जाएगा दोस्तों कितना 216। ठीक है, 216 पाई। तो दोस्तों 216 पाई किस में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये मैच कर रहा है। 216 पाई आर पाई mm स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। एक हवाई जहाज 12 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए 1 घंटा कम लेता है। ठीक है दोस्तों, 12 किलोमीटर की यात्रा के लिए 1 घंटा कम लेता है। ठीक है, कम लेता है। उसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है, इसकी गति को साधारण गति से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जाता है, तो जहाज की साधारण गति कितनी होगी। दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम उल्टा सॉल्व कर लेते हैं। उल्टा का मतलब दोस्तों इसके ऑप्शन के सॉल्व कर लेते हैं, कौन से ऑप्शन से होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हमने पता है चाल मतलब स्पीड बराबर दूरी बटे समय d/टाइम। तो दोस्तों इसमें हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो हम टाइम बराबर क्या ले सकते हैं, t इधर ले लेते हैं, t बराबर d/s मतलब चाल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी चाल जो होगी हमारी, पहले दोस्तों हम पहला इसमें कौन सा रख लेते हैं दोस्तों, हम डी से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम ये थोड़ा हमें लग रहा है कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसका हम दूरी कितनी है दोस्तों 1200 और दोस्तों चाल कितना दिया गया है 300। तो दोस्तों 2 0 कट गया, 3 चौक 12, 4 आ गया। दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा हम बढ़ा देते हैं तब देखते हैं मतलब 100 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। ठीक है, 1 घंटे का अंतर आ रहा है, तो घंटा कितना निकलता है दोस्तों। अगर हम 100 किलोमीटर कम रख रहे हैं तो दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम रख रहे हैं, मतलब 300 की चाल रख रहे हैं, तो हमारा 4 घंटे लग रहा है दोस्तों। अगर हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तब देखते हैं कितना होता है। 100 किलोमीटर बढ़ाएंगे 300 है, 400 हो गया दोस्तों, 400 हो गया क्योंकि 300 प्लस 100 2 जीरो जो कट गया 3। तो दोस्तों अगर हम 3 घंटा आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो 3 घंटा लग रहा है। अगर हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं तो 4 घंटे टाइम लग रहे हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी ही जो है हमारा पहला ही ऑप्शन सही आ गया। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों और भी आप सॉल्व करके देख लेना क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। इसमें दिया गया 1 + tan स्क्वायर 30 बराबर अपान 1 - tan स्क्वायर 30 का मान क्या है। दोस्तों इसका मान आप ऐसे निकाल सकते हो 1 + tan स्क्वायर 30। तो दोस्तों tan स्क्वायर 30 का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। ठीक है दोस्तों, बटे 1, एक मिनट दोस्तों थोड़ा 1 - 1/√3
√3, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम सीधा इसका मान रख दिए मतलब 10/30 का, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 + 1/3, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा, बटे 1 + 1 माइनस, ठीक है दोस्तों, ये माइनस होगा यहाँ पे, प्लस नहीं होगा, 1/3, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। अब दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 प्लस, इसे हम 3 LCM लेंगे तो ये चला जाएगा, 3 1 3 1 4, तो दोस्तों ये होगा 4/3 बटे, इसका भी दोस्तों माइनस में है, 3 1 3, एक माइनस मतलब 2 हो जाएगा, 2/3, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसका इससे, इसका इसके, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 × 3/3 × 2, ठीक है। तो 2 से 2 बार में कट गया, 3 1 3, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर कितना आया, 2। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही जो है दोस्तों इसका सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 है। 78 दोस्तों दिया गया है 12 मिलीमीटर व्यास एवं 3 मिलीमीटर ऊंचाई से युक्त एक शंकु का आयतन कितना है। तो इसमें दिया गया है 12 मिलीमीटर व्यास और 30 मिलीमीटर ऊंचाई से युक्त। तो शंकु के आयतन की बात कर रहा है, तो शंकु के आयतन का क्या फार्मूला होता है हमारा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1/3 पाई r²s, ठीक है दोस्तों। इसमें हम मान रख देते हैं 1/3, पाई रहने देते हैं क्योंकि पाई में ही इसका आंसर दिया गया है, और r व्यास 20 है, तो r हमारा कितना हो जाएगा, 10 × 10, ठीक है, r² है। यस का मान कितना है दोस्तों, 30, तो 3 से कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में, और उसके बाद दोस्तों कितना है, 3 10 10, तो दोस्तों ये कितना आया, 1000 पाई। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही जो है दोस्तों ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों। इसमें बोला है PQR त्रिकोण में कोण PQR समकोण है। दोस्तों ऐसे बना लेते हैं हम दोस्तों, P यहाँ पे QR, तो कोण PQR जो है दोस्तों समकोण है, 90 डिग्री है। उसके बाद दोस्तों बोल रहा है PRQ 60 डिग्री, दोस्तों ए है 60 डिग्री, दोस्तों ये स्वाभाविक सी बात है 30 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं और फार्मूला भी है दोस्तों। हमेशा भी जब हमारा समचतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो दोस्तों यहाँ पे 60 30 और 90 का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो दोस्तों हमेशा हम 90 के सामने लिख सकते हैं 2a, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, 90 के सामने 2a, और दोस्तों 60 के सामने हम लिख सकते हैं √3a, ठीक है। और दोस्तों 30 के सामने वाली भुजा का मान, 30 के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी आधार होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख सकते हैं a केवल, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे इस त्रिभुज को दिखा देते हैं, ठीक है दोस्तों, PQR। अब दोस्तों इसमें दिया गया क्या, ये 90 डिग्री है, R फिर है PRQ, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है PR पर बेस, PR कहाँ है, एक कर्ण हमारा है, ठीक है दोस्तों। इस पर कितना दिया गया हमारा, 20 डिग्री। तो दोस्तों 90 बराबर 2a बराबर, यहाँ पे देखो दोस्तों 90 का डिग्री का मान कितना था, 2a था, और 2a बराबर दोस्तों कितना आ रहा है, 20, तो a बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 10, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों a बराबर 10 आ गया, तो हमें किसका मान निकालना है, इसमें बोल रहा है QR मतलब 30 डिग्री के सामने, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है, a, तो दोस्तों a का ही मान निकालना है, तो a का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, कभी भी किसी भुजा का मान निकालना हो, आपका कोण पता हो, तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, और आज के लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है जब एक औजार को केंद्र के नीचे लगाया जाता है तब। दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार आता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में थोड़ी गलती तो दोस्तों थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया था, उसे वो मैंने नहीं गलत किया था दोस्तों, जो आंसर की थी वो थोड़ी सी अलग थी। इसमें दोस्तों देखो, या तो दोस्तों वो सही होगा क्योंकि आंसर की जो है लेटेस्ट है, वो ये 2017 का है, लेकिन वो 2019 का था, ठीक है। इसमें दिया गया है जब एक औजार को केंद्र के नीचे लगाया जाता है तब। दोस्तों जब किसी औजार को केंद्र के नीचे लगाया जाता है तो दोस्तों उसमें 2 तरह की कमी आती है, ठीक है दोस्तों। हम एक औजार बना देते हैं, जब इसे हम सेंटर के नीचे लगाते हैं
तो दोस्तों इसमें दो तरह की कमी होती है। एक तो दोस्तों शीर्ष रैक कोण घटता है, जो रैक कोण होता है कम होता है, और दूसरा जो होता है दोस्तों क्लियरेंस बढ़ता है। जब दोस्तों रैक कोण घटेगा तो क्लियरेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तो इसका सही हो जाता है, इस आंसर क्यू में भी सही है। लेकिन दोस्तों उसमें क्या था, एक 2/6/19 का पेपर था इसरो का, वो भी तिरुवनंतपुरम का ही था, और क्वेश्चन नंबर 61 था, ठीक है दोस्तों। उसमें इसका ऑप्शन नंबर सी सही बताया गया था, शीर्ष रैक कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसमें दोस्तों अगर क्लियरेंस कोण होता तो बढ़ जाता है और रैक कोण जो है घट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसका आंसर की और क्वेश्चन भी, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन है, देखो आप, और दोस्तों इस 61 नंबर पे क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन नंबर सी को सही माना गया था। आपको आंसर की भी दिखा देते हैं और दिखा देते हैं क्वेश्चन पेपर कौन सा है, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखो दोस्तों, ये देखो आप, क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों मुझे कन्फ्यूजन था इसलिए आपको भी बता दिया, आप लोग भी कमेंट करना। 2/6/2019 का पेपर है, टेक्नीशियन भी फिटर का है दोस्तों, और ठीक है दोस्तों। और इसका जो पेपर है ये है तिरुवनंतपुरम का ही है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम का भी है, ये है इसरो का, ठीक है दोस्तों। और इसके आंसर की भी देख लो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, टेक्नीशियन भी फिटर, 2/6/2019, ठीक है दोस्तों। बुकलेट सीरीज़ दोस्तों उसकी मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों, बुकलेट सीरीज मैं भूल गया था, 19 का पेपर था, बुकलेट सीरीज बी है, ठीक है दोस्तों। उसमें भी बी ही है। आप यहाँ पे देखो आंसर की नंबर बी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें नीचे चलते हैं हम, 61 नंबर क्वेश्चन नंबर सी को सही, ऑप्शन नंबर सी को सही माना है, ठीक है दोस्तों। ये आंसर की है, संशोधित आंसर की है। आप लोग भी इस क्वेश्चन को देखना और कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। फिर से क्वेश्चन देख लो, ये पेपर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, टेक्नीशियन भी फिटर का है। यहाँ पे दोस्तों कुछ ऑप्शन नंबर सी को सही माना है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसे जरूर कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।